So namaskar दोस्तों, welcome to our channel Lok Sabha exams powered by Lok Sabha Academy. So friends, we are discussing labor law, industrial relation, challenge for UPSC, PFO, assistant permanent commissioner, enforcement officer and account officer एग्जाम जो कि 2 जुलाई को होने वाला है दोस्तों। ठीक है, उसके लिए हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं लेबर लॉ चैलेंज, वेयर वी आर डिस्कसिंग एमसीक्यूज एंड इम्पॉर्टेंट लेजिस्लेशन एक्ट्स फॉर स्पेशली फॉर लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ठीक है, तो सो इन दिस सीरीज टुडे वी आर गोइंग टू अर्लियर वी हैव सीन दिस फैक्टर्स एक्ट 1948 दोस्तों। नाउ टुडे वी विल सी द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे। वी विल सी and also though friends, if you are interested for our test series you can join our test series, already we have explained many times। ठीक है दोस्तों, अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो देखिए यहाँ पर जस्ट 199 रुपीज़ में आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, जिसमें 10 टेस्ट होगा, डिस्कशन भी होगा, उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ दी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इस नंबर पे आप रजिस्टर करिए, या तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन ज्वाइन बाय द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, all those details you will be getting there, right? चलिए, so if you are interested to get PDF also, ebook also, that also you can get, just very crisp and very concise matter, जिसको आप बिल्कुल एक बार पढ़िए, at least you will cover, you will attempt 80% questions in the examination। ठीक है, at least you will have idea how to attempt the examination, right? So this labor law, industrial relations, social security is very important part in this EPPO असिस्टेंट परमानेंट कमिश्नर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको इग्नोर मत कीजिए, जस्ट आपको थोड़े से एफर्ट में यू कैन डू वेरी गुड इन दिस सेक्शन, राइट? चलिए, ठीक है, चलिए दोस्तों, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन, राइट? यस, सो टुडे फ्रेंड्स वी आर गोइंग टू डिस्कस द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। व्हाट अर्लियर वी हैव सीन द फैक्टरीज एक्ट, टुडे वी विल डिस्कस द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है किसी भी फैक्ट्रीज के लिए। ठीक है दोस्तों, जो लेबर लॉज है उसमें इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, राइट? चलिए, सो वी विल स्टार्ट। एज यू कैन सी हियर, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, ये कब पास हुआ था? 1936 में, इसलिए इसका नाम दिया गया है 1936। ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है कि व्हेन वाज द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट पास्ड, सो जस्ट सिंपल स्टेटमेंट दे कैन गिव, राइट? सो दैट ऑल्सो यू शुड नो। तो पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट कब हुआ था? 1936 में। रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेज ऑफ सर्टेन क्लासेज ऑफ एम्प्लॉयड पर्सन। इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेज। हियर यू कैन सी द फ्रेंड्स कि जो किसी एम्प्लॉय को किसी फैक्ट्री में सैलरी मिलती है उसको रेगुलेट करता है कि उसको सैलरी कब देना है, कितने दिन की सैलरी देना है, 1 महीने की 15 दिन की, कब देना है। ठीक है, कितना फाइन लगा सकती है एम्प्लॉय फैक्ट्री के जो ओनर है। ठीक है, all those things it governs, it controls, it gives guidelines for those payment related issues, right? तो इसमें देखिए पूरा टेक्स्ट दिया हुआ है, आपको एक एक करके पढ़ना है। ब्रीफली आई विल ट्राई टू डिस्कस एंड दिस ई-पीडीएफ ऑल्सो यू कैन गेट। ठीक है, आप एक जस्ट इसको बाई कर सकते हैं, यू विल गेट द कंप्लीट पीडीएफ, राइट? तो ये कहता है एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जस्ट कॉमन से, एंड इट केम इनटू फोर्स 20 मार्च 1937। ठीक है, ये 28 मार्च 1937 को से लागू किया गया हुआ था इंडिया में, राइट? यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें दी हुई हैं। ठीक है, ये क्या कहता है कि जो भी चार्जेज ऑफ वेजेज है या अनऑथराइज्ड डिडक्शंस से बचाता है। ठीक है, इट सेव्स फ्रॉम द अनऑथराइज्ड डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज, एंड देयर आर काइंड ऑफ वेजेज, मिनिमम वेज, फेयर वेज एंड लिविंग वेज, ऑल कवर्ड अंडर दिस एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दीज टर्मिनोलॉजीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। Minimum wage, fair wage and living wage, these terminologies are very important, right? ठीक है, तो आपको यहाँ पे देखना है ये टर्मिनोलॉजी। ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट क्या बात करता है कि तीनों की बात करता है। ठीक है, बट इंडिया में क्या अभी फिलहाल क्या फैक्ट्रीज में मिनिमम वेज केवल कवर किया जाता है। बी गारंटी आर आवर legislations, our laws, they guarantee the minimum wages, not fair and living wages। ठीक है, फैक्ट्रीज में मिनिमम वेजेस जो होता है। ठीक है, चलिए वो हम डिस्कस बाद में करेंगे। तो दीज टर्म्स यू जस्ट कीप इन माइंड, न्यूनतम मजदूरी, उचित मजदूरी, और एक क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, लिविंग विथ महंगाई के साथ जो जुड़ा हुआ, ठीक है, उसके साथ लिविंग वेजेस आपको चाहिए।
तो ये है कि ये बेसिक इसका ओवरव्यू है, इसका एक इंट्रोडक्शन है कि व्हाट इज ऑल अबाउट दिस पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936. सो इट रेगुलेट्स द पेमेंट ऑफ वेजेस, ठीक है, सर्टेन क्लास ऑफ एम्प्लॉयड पर्संस, ठीक है, फैक्ट्रीज में उसको रेगुलेट करता है, अनऑथराइज्ड डिडक्शन से बचाता है, ऑल दोज गाइडलाइंस दे हैव गिवन, राइट. चलिए यहाँ पे देखते हैं लिटिल बिट हाइलाइट्स ऑफ पेमेंट बेस्ड एक्ट. क्या क्या इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स हैं, ठीक है, आपको बहुत ही क्रिस्प तरीके से दिया गया है दोस्तों. ये पीडीएफ बहुत लंबी नहीं बनाई गई है जिससे कि आप इसको कवर कर सकें, अदरवाइज इसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं दैट आई कैन मेक more than 500 pages. No, we tried to make it as a very crisp and very short and very exam oriented content so that you just read and you can attempt questions based on the factuals and some understanding, right. ठीक है, चलिए तो इसके हाइलाइट्स क्या देखिए. दिस एक्ट अप्लाइज टू एन एम्प्लॉयड पर्सन हुज वेज डज नॉट एक्सीड 24,000 रुपीज पर मंथ, राइट फ्रेंड्स. तो इसका जो इस एक्ट का जो अप्लीकेबिलिटी है कितना है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है वो किसके लिए तक अप्लीकेबल है. तो ये 24,000 रुपीज तक ओनली इट इज अप्लीकेबल, राइट. दिस एक्ट इज applicable for employed persons whose wage does not exceed 24,000 per month, right. तो ये important fact है that you need to remember. Sometimes they may give into a statement and you have to find out which of the following is correct out of the 3-4 statements. Like that they are asking, UPSC is asking such questions, ठीक है. तो ये आप दिमाग में रखिए कि 24,000 इसका जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट का है उसका मिनिमम लिमिट है, इससे ज़्यादा पे एप्लीकेबल नहीं होता है, राइट. चलिए, फेयर इनफ. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है. अगर आपको लगता है मेरी स्पीड ज़्यादा है या यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज़ लेट मी नो इन कॉमेंट सेक्शन. डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव इट, राइट फ्रेंड्स. चलिए आगे बढ़ते हैं. दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, देखिए, A wage period shall not exceed 1 month. Very important. वेज पीरियड मतलब कि जो वेतन की साइकिल है, जो वेतन का ड्यूरेशन है, एक समय सीमा है, वो एक महीने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी को 1 महीने काम कराते हैं तो उसको हर महीने सैलरी देना. ऐसा नहीं कि 6 महीने की सैलरी आप एक साथ देंगे या 2 महीने की सैलरी एक साथ देंगे या 3 महीने की सैलरी एक साथ देंगे. बहुत सारी फैक्ट्रीज में व्हाट हैपेंस, एम्प्लॉयर्स और फैक्ट्री ओनर्स दे एक्सप्लॉइट द वर्कर्स एंड दे डोंट गिव सैलरी ऑन टाइम. Actually, as per this Payment of Wages Act 1936, they can go to court and they can file a legal case if owner is or factory owner or employer he is not giving salary for more than 1 month. ठीक है, तो इसके हिसाब से क्या है कि 1 महीने से ज़्यादा जो साइकिल है वो वेतन का नहीं होना चाहिए, राइट. ये भी एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ये आपको दिमाग में रखना है, ये शुड बी रिमेंबर्ड, राइट. चलिए थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों. थर्ड स्टेटमेंट क्या है, The total amount of fine imposed in wage period or any employed person shall not exceed an amount equal to 3% of wages. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है. इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि अगर सपोज किसी वर्कर पे किसी भी चीज़ के लिए कुछ फाइन इम्पोज किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा या फैक्ट्री ओनर के द्वारा, तो ये पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 क्या कहता है कि इट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस. जो उसकी सैलरी है, वेज है, वो 3% जो फाइन है वो 3% से ज़्यादा उसके वेज से नहीं होना चाहिए. ऐसा फाइन नहीं है कि उसकी सैलरी पे मान लीजिए 15,000 रुपये तो आपने 10,000 रुपये फाइन लगा दिया है, तो ऐसा नहीं है. इट इज़ नॉट अलाउड एज पर दिस एक्ट. इट शुड नॉट एक्सीड 3% ऑफ वेजेस. बहुत इंपॉर्टेंट है, 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है. कितना, 3%, राइट. 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जो भी फाइन इम्पोज की जाएगी इन 1 मंथ, 1 वेज पीरियड, राइट. चलिए चौथा स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों. यहाँ पे अ फाइन शेल नॉट बी इम्पोज्ड ऑन एनी एम्प्लॉयड पर्सन हु इज अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स. बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कितना, 15 ईयर्स, ठीक है. अगर कोई 15 ईयर्स से एज से कम है उस पर कोई फाइन नहीं इम्पोज किया जाएगा, राइट फ्रेंड्स. बहुत इंपॉर्टेंट है. जो फैक्ट्री एक्ट आपको रिमेंबर होगा, फैक्ट्री एक्ट में चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, जो 15 साल से
कम होते हैं उसको चाइल्ड वो है। 15 साल से 18 साल के वाले को क्या बोला जाता है? एडोलसेंट। 18 साल के ऊपर वाले को एडल्ट। ये डेफिनेशन भी आपको हमने बताया था, कल हमने डिस्कस किया था द फैक्टरीज एक्ट में। तो 15 साल से ऊपर कम मतलब किसी चाइल्ड पे ये इम्पोज नहीं किया जाएगा। 15 साल से कम मतलब कि चाइल्ड है वो। तो यहाँ पे ये जो लिमिट है कितना है? 15 ईयर्स, राइट। चलिए अगला स्टेप देखते हैं कि authority satisfied the application to malicious services, it may direct person who presented the application to pay a penalty not exceeding 3,375 rupees to the employer। ठीक है, अगर आप किसी उसके फाइन के लिए क्या एप्लीकेशन कुछ कहते हैं कि वो मेलिशियस है, मतलब वो इसका इंटेंशन सही नहीं है, फेक पाया जाता है, तो इसमें क्या है कि 375 रुपये 375 रुपीज टू द एम्प्लॉयर, आपको 375 रुपये की फाइन पे करने को बोला जा सकता है। कितना? 375, राइट। 375 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए आगे स्टेटमेंट देखते हैं कि पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू नॉमिनेट और डेजिग्नेट अ पर्सन अंडर सेक्शन 3 रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ वेजेस फेल्स टू डू सो, सच पर्सन शैल बी पनिशेबल विथ अ मैक्सिमम फाइन ऑफ 3,000 रुपीज। मान लीजिए किसी हर एक फैक्ट्री में एक अथराइज्ड पर्सन होता है, ठीक है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेमेंट ऑफ वेजेस, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वर्कर्स को सैलरी देने के लिए। सपोज वो टाइम से नहीं दे पाता है, सपोज ही फेल्स टू डू सो, देन देयर इज अ प्रोविजन दैट कि उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 3,000 रुपीज, बट इट शुड नॉट, मैक्सिमम फाइन इज 3,000 रुपीज ओनली, राइट। तो दीज प्रोविजंस आल्सो इज डिफाइंड इन दिस एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। ठीक है, ऑल दिस प्रोविजंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। जस्ट रीड दिस पीडीएफ, यू कैन गेट दिस पीडीएफ बाय ज्वाइनिंग और इनिशिएटिव। ठीक है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, उस पर डिटेल मिलेगा। यू कैन बाय दिस पीडीएफ, कंप्लीट ई पीडीएफ, एंड यू कैन कंप्लीट दिस इन जस्ट 5 to 6 hours and complete content, at least factual content you will get, right friends। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं that also you can buy, and also test series if you are interested you can join our test series also। from tomorrow it is going to launch, ठीक है, so very soon, very immediately, just if you are interested just join, very nominal cost, just 199 rupees friends, केवल 199 रुपए में। ये इसलिए रखा गया दोस्तों जिससे कि you feel the seriousness of the content, because whatever if you get something free, we don't feel the seriousness of that, ठीक है। That's why this cost is kept 199 rupees, just very nominal cost, you can buy and you can get the advantage of this whole initiative, right friends। चलिए आगे बढ़ते हैं। yes, 7th स्टेटमेंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई उसको विलफुली, मतलब इच्छा से किसी को, इंस्पेक्टर को जो है उसको काम करने से रोकता है या कुछ दिखाने से मना करता है, कोई चीज करता है, तो उस पर क्या फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। वो फाइन क्या होना चाहिए? 1,500 रुपीज, ठीक है, बट 7,500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 1500 से लेके कितना रेंज है दोस्तों? 1500 से, देखिए यहाँ पे 1500 टू, ठीक है, 7,500, राइट, ठीक। तो 1500 से 7,500 रुपए तक की मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है अगर आप ऐसा करते पाए जाते हैं, राइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इफ एन पर्सन इज कन्विक्टेड अगेन फॉर एनी ऑफेंस इन्वॉल्विंग कंट्रावेंशन ऑफ सेम प्रोविजन, देन ही शैल बी पनिशेबल इम्प्रिजन्ड फॉर अ टर्म्स विल नॉट बी लेस देन 3,750 रुपीज, बट मे एक्सटेंड टू 22,500 रुपीज ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। 3,750 कितना? अगर उसके रिपीटेड क्राइम के लिए, सेम चीज के लिए आप दोबारा पनिश होते हैं, ठीक है, कितना होता है इसका लिमिट क्या है? 3,500 से 700 से लेके 22,500, राइट, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके कुछ लिमिट दिए गए हैं, राइट। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नौवां स्टेटमेंट क्या कहता है फ्रेंड्स? इफ एनी पर्सन फेल्स और विलफुली नेग्लेक्ट्स टू पे द वेजेस ऑन द डेट फिक्स, अथॉरिटी शैल बी पनिशेबल विच में एक्सटेंड टू 750 रुपीज बाई ईच डे फॉर ईच सच नेग्लेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि सपोज एक भी दिन लेट होता है, अगर एक्सटेंड टू 750 रुपीज फॉर ईच डे। ये क्या कहता है कि पर डे सपोज वर्कर्स का सैलरी लेट हो गया, ठीक है, तो उसमें फाइन लगेगा, और
ये पर डे होगा, जितने दिन लेट होगा 750 रुपीज पर डे देयर विल बी फाइन, राइट फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। तो ये सारे प्रोविजंस आपको याद रखने हैं, पढ़ेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा। ये लिमिट्स जस्ट आपको 2-3 बार रिवाइज करना है, यू विल रिमेंबर ऑल दोस फाइन्स एंड अदर थिंग्स, राइट। इंडस्ट्रियल अदर एस्टेब्लिशमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। ये डिफिनेशन दिया हुआ है इंडस्ट्रियल का, ये आप देख लीजिएगा कि इसमें ट्रॉम्बे मोटर सब कुछ शामिल है। इसमें डॉक एयर भी, माइंस, क्वेरी, एवरी प्लांटेशन ऑल्सो इन वर्कशॉप एस्टेब्लिशमेंट वर्क, ठीक है, ऑल दोज आर कवर्ड अंडर दिस एस्टेब्लिशमेंट, अंडर दिस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे एंड 10th डे if person is employed in establishment which is less than 1000 person and more than 1000 respectively। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, सपोज एक ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है जिसमें कि सपोज लेस देन 1000 एम्प्लॉयज हैं, कितने हैं, ओके, लेस देन 1000, राइट। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, उसको जो सैलरी पे करनी है कब तक पे करनी है, बाय द 7th ऑफ मंथ। कब तक, 7th, राइट। अगर ग्रेटर देन 1000 है वर्कर्स की संख्या तो कब तक पे करना है दोस्तों, बाय 10th, राइट। आई एम जस्ट टेलिंग सो दैट यू विल रिमेंबर, राइट। चलिए, तो इफ देयर इज 1000 वर्कर्स, लेस देन 1000 वर्कर्स इन एनी फैक्ट्री, देन बाय 7th wages should be paid। अगर 1000 से ज्यादा है तो by 10th salary should be paid। This is the provision, this is the maximum rate they have given defined, right। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, ये कई बार पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, तो दैट यू शुड रिमेंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि पर्सन एम्प्लॉयड एंड डॉक, वाफ, जेटी आर इन माइन, द बैलेंस ऑफ वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 7th डे ऑफ द डेट ऑफ सच कंप्लीशन। तो विद इन 7 डे आपको पे करना है। अगर कुछ एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। सपोज एनी एम्प्लॉई इज टर्मिनेटेड बाय द एम्प्लॉयर, मान लो उसको कंपनी से, फैक्ट्री से निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इसमें प्रोविजन क्या है कि वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd वर्किंग डे। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, विद इन 2 days ही शुड गेट ऑल हिज वेजेस। सपोज एनी वर्कर इज फायर्ड फ्रॉम द कंपनी, उसको कंपनी से निकाल दिया जाता है, टर्मिनेट कर दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा, राइट। तो उसको विद इन 2 days जो भी उसका वेजेज है, जो बैलेंस वेजेज है, जो उसकी सैलरी बची हुई है, उसको 2 दिन के अंदर पे करने का प्रोविजन है। ऐसा नहीं है कि आप उसको 1 महीने तक सैलरी नहीं दे रहे हैं निकालने के बाद, नो, यू कैन फाइल अ लीगल केस। लीगली इट इज विद इन 2 days यू हैव टू पे हिज वॉट एवर ड्यूज इज पेंडिंग, राइट। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है कि एनी पर्सन इज टर्मिनेटेड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। सपोज कंपनी बंद हो जाती है, फैक्ट्री बंद हो जाती है, तो क्या प्रोविजन है कि वेजेस शैल बी पेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 2nd डे। यहाँ पे भी 2 दिन के अंदर आपको देना होता है। अगर मान लीजिए कंपनी ही बंद हो गई, कोई ओनर है जो फैक्ट्री बंद कर दिया है, तो क्या होगा उस केस में, उस केस में भी उसको 2 दिन के अंदर इसको देना होता है, राइट। चलिए, ये सब प्रोविजंस थे, आपने देखा, ये फैक्चुअल्स ही है, आपके 2-3 बार पढ़ेंगे, इस पे MCQ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आपको याद हो जाएंगी चीजें। चलिए, एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ डिडक्शन फ्रॉम द वेजेज एंड एम्प्लॉय पर्सन शैल नॉट एक्सीड। मान लीजिए उसमें डिडक्शंस हो, डिडक्शंस मतलब किस टाइम होते हैं, सपोज आपने कोई लोन लिया हुआ है, लोन डिडक्शंस होगा, प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन होता है दोस्तों, ठीक है, बहुत तरह के डिडक्शंस होते हैं, इनकम टैक्स होता है, प्रोफेशनल टैक्स होता है, इनकम टैक्स होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं तो उसका जो EMI होता है या जो कटिंग्स होती हैं वो होती हैं। इस तरह से बहुत सारे कटिंग्स होते हैं। ऑफिस एसोसिएशन के पार्ट हैं तो उसकी कटिंग्स होगी, राइट। देयर विल बी मेनी कटिंग्स, बट यहाँ पे रूल क्या कहता है कि 75% इफ डिडक्शन इंक्लूड पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, कह रहा है कि सेल नॉट एक्सीड 75% से ज्यादा, ठीक है दोस्तों, नहीं होना चाहिए। अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर हैं, पेमेंट सोसाइटी को भी जा रहा है, राइट। सपोज उसकी सैलरी 10,000 रुपये या 20,000 रुपये है, तो 75% ऑफ 20,000 से ज़्यादा डिडक्शन नहीं होना चाहिए। मिनिमम 25% सैलरी आपको देना ही है, इवन दो ही इज मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और अगर नहीं है देन 50% दोस्तों,
अगर वो किसी भी सोसाइटी का मेंबर नहीं है तो उसको कितना देना है, आपको 50% मिनिमम वेज देना है, ठीक है। 50% से ज़्यादा डिडक्शंस यू कैन नॉट डू, ठीक है, राइट। तो ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि टोटल डिडक्शन कटिंग्स सैलरी में आप कितनी कटौती कर सकते हैं। तो 50% से ज़्यादा आप कटौती एक महीने की सैलरी में नहीं कर सकते एज पर दिस पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936, राइट फ्रेंड्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग एज अथॉरिटी टू हियर एंड डिसाइड द क्लेम्स रिलेटेड टू डिडक्शन और डिले इन वेजेज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं कि इसमें अपीलेट अथॉरिटीज कौन से हैं, किसके अंदर, तो एनी कमिश्नर फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, रीजनल लेबर कमिश्नर, ठीक है, सेंट्रल, और असिस्टेंट लेबर कमिश्नर सेंटर विद अटैच्ड टू एक्सपीरियंस, ठीक है। असिस्टेंट लेबर कमिश्नर स्टेट का अगर होगा तो जिस एंड जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेज ऑफ सिविल कोर्ट आर जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो ये दीज आर द लीगल अथॉरिटीज फॉर एनी केस हियरिंग, अगर कुछ होता है, राइट, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मैं डायरेक्ट एम्प्लॉयर को दे सकते हैं आदेश की रिफंड करे डिडक्शन अमाउंट को, जो भी कंपनसेशन भी दे, ठीक है। ये ऑल दोज प्रोविजंस आर देयर कि कितने लिमिट हैं, लाइक ये आप पढ़ लीजिएगा कि 3000 रुपीज बट नॉट लेस देन 1500 रुपीज, ठीक है। कंपनसेशन जो है इट शुड नॉट एक्सीड, ठीक है, राइट। चलिए यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, ये सारी चीजें हमने देख लिया। या ऑलरेडी भी है कि 1500 से लेके 7500 तक जो भी अगर फाइन है वो लगाया जा सकता है। ए पर्सन रिक्वायर्ड टू मेंटेन रिकॉर्ड रजिस्टर फर्निश इन्फॉर्मेशन डज द शेल बी पनिशेबल। सपोज जो कुछ रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता है, फैक्ट्री का जो ओनर है, फैक्ट्री का जो पर्सन रिस्पॉन्स, दे आर नॉट मेंटेनिंग एनी रिकॉर्ड फॉर वर्कर्स एंड एनी अदर थिंग्स, देन दे कैन बी चार्ज फॉर अ फाइन ऑफ 1500 to 7500, राइट। तो ये चीजें हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिए। चलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ पे मिल जाएगा। नाउ डिफिनेशन ऑफ वेजेस अंडर दिस एक्ट, जो एक वेतन की डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ वेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, वेज में क्या आता है, ठीक है। देखिए वेजेस मींस ऑल रेम्यूनरेशन बाय द वे ऑफ सैलरी, अलाउंसेज, अदरवाइज, ठीक है, expressed in terms of money are capable of being expressed which is good in terms of employment expressed employed or fulfilled by payable to person employed in respect of employee done in such employment, ठीक है। तो यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ वेजेस मीट सफिशिएंटली वाइड बाय इंक्लूडिंग विद इन द एक्सप्रेशन एनी रेम्यूनरेशन पेएबल अंडर द अवार्ड और सेटलमेंट बिटवीन पार्टीज और कोर्ट ऑफ एनी एडिशनल रेम्यूनरेशन अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, whether called as a bonus or any other name, any remuneration to which person employee is entitled in respect of overtime or holiday or any leave period, ठीक है। तो ये इसके डेफिनेशन है दोस्तों, इसको आप देख लीजिएगा, राइट। पेमेंट ऑफ वेजेस के अंडर क्या क्या आते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेसिक प्लस डीए जैसे उसमें क्या है, क्या क्या नहीं काउंट होते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपने देख लिया, राइट। चलिए यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेशल वेजेस डज नॉट इंक्लूड, जो वेतन की डेफिनेशन है या वेज की डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है कि द बोनस डिक्लेयर वॉलंटरी ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड द बोनस प्रॉफिट शेयरिंग which does not form the remuneration payable under the terms of employment or which is not payable under award settlement। देखिए जो बोनस डिक्लेयर होता है वॉलंटरी बेसिस पे, प्रॉफिट शेयरिंग जिसको बोलते हैं, पीएसयूज में या कंपनीज में क्या किया जाता है, बोनस दिया जाता है या प्रॉफिट जो लाभ होता है उसका हिस्सा दिया जाता है। तो ऑल दोज आर नॉट पार्ट ऑफ वेजेस, वेतन का पार्ट आपका नहीं है इस